टॉपिक इज़ डायनामिक ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। कि हमने इस मतलब मोशन की स्टडी करनी है कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो उसकी मतलब जो वो बॉडी मूव करती है रोटेशनल मोशन उसका कैसा है, ठीक है ना। एक फिक्स एक्सिस हमने मान के चल लिए, ठीक है ना। सपोज ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो हमारे पास एक बॉडी है जिसमें नंबर ऑफ क्या है, जो बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ बनी हुई है, ठीक है ना। सपोज कर लो m1 m2 m3 अप टू mn क्या है मासेस हैं पार्टिकल्स के, जो मतलब जो हमारे पास रिजिड बॉडी है उनके, ठीक है ना। और उन जो मासेस का डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने z मान के चले हैं कि जो z है हमारे पास उसके मतलब अराउंड है जो बॉडी क्या है रोटेशनल मोशन में मूव कर रही है, ठीक है। तो m1 m2 m3 अप टू mn का हमने डिस्टेंस है जो फ्रॉम ओरिजिन हम मान के चलिए r1 r2 r3 अप टू rn, ठीक है ना बेटा। अब एंगुलर मतलब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं बच्चे। रोटेशनल मोशन और लीनियर में क्या डिफरेंस है, जो चीज़ें हम लीनियर में मानते हैं उसको हम एंगुलर नेम दे देते हैं रोटेशनल मोशन में, ठीक है बेटा। तो जब हम बात करते हैं इनकी मोशन की, तो मोशन में वेलोसिटी आएगी, तो हमने लेट कर दिया कि हमारे पास जो ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है ना, अबाउट द जेड एक्सिस, ठीक है ना, ऑफ द बॉडी ऑफ अबाउट द जेड एक्सिस की बॉडीज़ की जो पूरी ये बॉडी है विद एंगुलर वेलोसिटी क्या है मूव कर रही है अराउंड इट्स जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो सारे पार्टिकल रोटेट करेंगे बॉडी के साथ, क्योंकि बॉडी क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई है, ठीक है। तो सारे पार्टिकल्स क्या है रोटेट करेंगे अबाउट द फिक्स एक्सिस जो हमने कौन सी ली है जेड एक्सिस, ठीक है। तो हमें पता है बेटा हम मान के चलते हैं एक आयत पार्टिकल, ठीक है ना। तो आयत पार्टिकल के लिए अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था, वो क्या था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है बेटा, यही पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो हमने लीनियर वेलोसिटी ली आयत पार्टिकल की, दैट इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आर आई ओमेगा। तो बच्चे जब हम कनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, कनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, ठीक है ना। तो कनेटिक एनर्जी लीनियर का और एंगुलर का हमने आयत पार्टिकल का लेना है, कनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितनी है, ठीक है ना। तो कितनी आ जाएगी, हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, प्लस का साइन नहीं है बीच में, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई में है हाफ एम आई आर ओमेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चे ये हमने कहीं पे पढ़ा था एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि देखो हम लीनियर में और रोटेशन में, लीनियर में मास को हम एम मान के चलते हैं, तो रोटेशन में हमने देखा था रोटेशनल मोशन में हम मास को एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल आ जाएगा, एम आई आर ओमेगा स्क्वायर। तो कनेटिक एनर्जी बॉडी की किसके इक्वल हो जाएगी, तो हमने रोटेशन की बात करनी है ओनली, ठीक है ना। तो कनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो कनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, ठीक है, कनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन है, जो बॉडी रोटेशन में है उसकी कनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ को हमने बाहर निकाल दी, दैट इज एम आई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इसको आई लिख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल आई। तो कनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा। कि जो हमारे पास आई है और ये फैक्टर है, ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। उस एक्सिस ऑफ रोटेशन में हमारा जितना मोमेंट ऑफ एनर्जी वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कनेटिक एनर्जी की एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, सपोज कर लो कि हम अपने आप सब्सिट्यूट कर देते हैं ओमेगा 1, मीन्स हमने एंगुलर वेलोसिटी को 1 सब्सिट्यूट कर दिया। अगर हमने इसको 1 सब्सिट्यूट कर दिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आई बाई 2, और 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ द कनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी रोटेटिंग विद द यूनिट एंगुलर स्पीड। तो जो बॉडी विद यूनिट एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट करेगी उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, कहते हैं जो रिजिड बॉडी है वो एज अ होल मूव करेगी, ऑब्वियसली ऐसे तो है नहीं कि जो पार्टिकल्स हैं उसके वो मूव करेंगे, वो बॉडी एज अ होल मूव करेगी एंड मेंटेन अ फिक्स पोजीशन रिलेटिव टू ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स की पोजीशन भी है वो एक दूसरे से क्या है, फिक्स है, ऑब्वियसली ये देखो पार्टिकल फिक्स है ना। तो सभी पार्टिकल्स यहाँ सभी मतलब यहाँ पे क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे सभी,
ठीक है ना। इस पूरी बॉडी में हर जगह क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, तो सभी की क्या होगी, फिक्स पोजीशन होगी, ठीक है ना। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें, कहते देयरफॉर पावर इज़ द रेट, तो अगर हम बात करें उनकी पोजीशन की, तो अगर हम, ठीक है, पावर देखिए, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ऑब्वियसली रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, तो पावर इज़ द रेट एट विच द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, ठीक है। तो इसमें रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगा, पावर की कितनी काइनेटिक एनर्जी है जो चेंज हो रही है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम पावर को डोनेट करें P से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हम काइनेटिक एनर्जी ले, दैट इज हाफ ओमेगा स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल लिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक ओमेगा हमने बाहर रख लिया, एक का हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। तो बेटा हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल, ठीक है। अगर हम लीनियर की बात करें तो वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। ऑब्वियसली अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की बात करें हम, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो हमें पता है आई अल्फा किसके इक्वल होता है, टाउ के इक्वल, टॉर्क के इक्वल होती है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स, ठीक है ना, ठीक है, तो फोर्स के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। तो P किसके इक्वल आ गया, dW/dt एंड ओमेगा इज इक्वल टू d(θ/dt। इस रिलेशन को हमने क्या रखना है, याद रखना है कि हमें पता है जो वर्क डन, जो पावर है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी वर्क डन होता है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। हमें ये तो पता है ना कि पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, एंड ओमेगा भी हमें पता है, मतलब जो हमारे पास वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, थीटा। कैसे देखो, अगर सपोज मेरे पास कोई सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, सर्कुलर बॉडी मूव करेगी, तो ये इसका क्या है, रेडियस है। अगर बच्चे सर्कुलर बॉडी मूव करेगी तो वो एक एंगल बना देगी थीटा विद सेंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा d(θ/dt), ठीक है बेटा। तो हमें पता है कि P की वैल्यू dW/dt होती है, मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, और ओमेगा क्या होता है, d(θ/dt), ठीक है ना। देयरफॉर इक्वेशन 31 बिकम, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर हम इसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, P इज इक्वल टू dW/dt, और हमने यहाँ पे dW/dt लिख दिया, और टाउ d(θ/dt), ठीक है बेटा। तो दोनों तरफ हमारे पास क्या टाइम का फैक्टर है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, dW इज इक्वल टू टाउ d(θ). तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट ऑफ टाउ d(θ), then equation 30, 31 and 32 represent the kinetic energy, power and work done respectively in rotational motion। तो बच्चे जो हमारे पास ये इक्वेशंस आई है, 30 इक्वेशन, दिस वन, दिस इज अ किनेटिक एनर्जी, ये वाली, ठीक है, ये किनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और ये 31 पावर को रिप्रेजेंट करती है, एंड ये 32 जो हमारे पास आई है जो वर्क डन को रिप्रेजेंट करती है, जो रोटेशनल मोशन में हो रहा है, ठीक है ना। तो यूजिंग द एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम किससे डोनेट करते हैं, एल के साथ, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आई ओमेगा के साथ इक्वल, ठीक है ना। देन इक्वेशन 30 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर हमने इक्वेशन 30 में, ये रहा में इक्वेशन 30, ठीक है, इसमें हमें पता है कि एल किसके इक्वल होता है, आई ओमेगा के इक्वल होता है। तो अगर इसको हम आई ओमेगा इंटू ओमेगा लिख लें, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी, आई L/I, ठीक है ना, मीन्स स्क्वायर हो जाएगा ना इसका, अगर हम उसकी वैल्यू निकाल लें, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/I, तो L/I हमने सब्स्टिट्यूट किया तो इसका क्या बन गया, स्क्वायर, ठीक है। आई के साथ एक आई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, किनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, L² / 2y, ठीक है बच्चे। तो एंगुलर मोमेंटम हमने कर लिया था टॉपिक ऑलरेडी, सेम ही है, ठीक है ना। उसके बाद टॉर्क भी हमने कर लिया है, इनके बीच में जो रिलेशन है टॉर्क एंड मोमेंटम के बीच में वो भी हमने कर लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, आई ओमेगा के इक्वल। अगर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी फैक्टर के साथ अगर हम दोनों को क्या करें, डिफरेंशिएट करें, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ आई ओमेगा, मीन्स इसमें हम हमारे पास आई क्या है, कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा हो गया ना, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, एक्सेलरेशन के इक्वल, ठीक है। तो आई इंटू अल्फा किसके इक्वल होता है, टाउ के इक्वल, ठीक है ना, ठीक है। अगर हम, ठीक है, तो हमारे पास जो रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम का एंड इसका टॉर्क का, वो क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, टाउ के इक्वल होता है, ठीक है ना।
हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, उसमें क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो किसके इक्वल था जितनी फोर्स अप्लाई हो रही थी। यही था ना कि जिस डायरेक्शन को हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा था, ठीक है ना, वो हमारे पास रिलेशन था। तो इस जो रोटेशन में हमारे पास रिलेशन आया दैट इज dl/dt, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो किसके इक्वल है, टॉर्क के इक्वल है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वी ऑलरेडी डिड दिस ऑल्सो। इसमें क्या था कि जो आई ओमेगा है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, कि जो कंजर्वेशन जो हमारे पास मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। जो हमने लीनियर में भी किया है, एंगुलर में भी हमने किया है। उसके बाद आती है इसकी एप्लीकेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एप्लीकेशन है। बच्चे आपने कभी डाइवर को देखा होगा जंप करते स्प्रिंग बोर्ड से, जब वो नहीं होते स्विमिंग पूल में जंप करते हैं तो कितनी कितनी हाइट के ऊपर मतलब वो बने होते हैं ना, स्प्रिंग बोर्ड्स बने होते हैं, उनके ऊपर से जब वो जंप करते हैं अपनी बॉडी को इकट्ठा कर लेते हैं वो, ठीक है ना, मतलब अपनी बॉडी को एक तरह से क्या कर लेते हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना। A diver jumping from a springboard exhibit a somersaults in air before touching the surface of water in the tank। तो क्या करते हैं, अपने आप को एक तरह मतलब अपने आप को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है ना, मीन्स अपनी जो लेग्स है और अपनी जो उनकी आर्म है, ठीक है ना, उनको वो क्या कर लेंगे, बेंड कर लेंगे, ठीक है ना। As soon as a diver jumps from the springboard, he curls his body by rolling his arm and legs inward, ठीक है ना। तो अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, रोल कर लेते हैं, ठीक है, बॉडी को रोल कर लेते हैं, आर्म्स को एंड लेग्स को इनवर्ड मतलब ये क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेंगे। ड्यू टू दिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हिज बॉडी डिक्रीजेस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो डाइवर क्या करेगा, स्पिन करेगा, मीन्स वो दो तीन बार क्या है गोल गोल घूमेगा और फिर वो वाटर को टच करेगा। एज अ डाइवर इज अबाउट टू टच द सर्फेस ऑफ वाटर, तो वो क्या कर लेता है, फिर से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है, फिर से अपनी बॉडी को पूरे स्ट्रेच कर लेता है, खोल लेता है, ठीक है ना, फिर से अपनी जो वो उसने अपनी आर्म्स को कर्ल्स किया होता है वो फिर से क्या कर देता है, उसको खोल लेता है। Therefore there is a no chance to get injured, तो इसीलिए क्या होता है, कहते हैं when he strikes the water surface with less angular और लीनियर स्पीड, तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से वो इंजरी से अवॉइड हो जाता है, मतलब इंजरी से क्या करता है, मतलब बच जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो मतलब स्केटिंग बोर्ड के ऊपर रोटेटिंग पर्सन है, ठीक है ना, जब वो रोटेट करते हैं गोल गोल, ठीक है ना, उनके हाथ में वेट होता है, ठीक है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अ पर्सन विद सम वेट इन हिज हैंड एंड सेंडिंग ऑन द रोटेटिंग turntable increases as he draw his arm to close to his chest। क्या होता है, जब बच्चे उसकी जो आर्म्स है जब स्ट्रेच होती हैं मतलब खुली होती हैं, तो जब वो घूमता है उस टेबल के ऊपर, ठीक है ना, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, जब वो बच्चे अपनी बाजू को क्या कर लेता है, आर्म्स को क्या कर लेता है, कंप्रेस करता है, मीन्स अपनी चेस्ट की तरफ लेके आता है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है ना। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड मतलब क्या है, उसकी जो रोटेटिंग स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज़ हो जाएगा एंड स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। देख लेते हैं, व्हेन द पर्सन विद हिज आर्म आउटस्ट्रेच स्टैंड ऑन द टर्न टेबल रोटेटिंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इट्स बॉडी इज मोर एज शोन इन फिगर। इसमें ठीक है ना, तो इसमें कम हो, इसमें ज़्यादा होगा, और इसमें जब कम हो जाएगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़, क्योंकि क्या रिलेशन है दोनों में, L इज इक्वल टू आई ओमेगा है ना, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये देखो जैसे हमें पता है क्या है वो, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो क्या रिलेशन है, L किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के, ठीक है ना। अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना, तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, इंक्रीज़। बट अगर हम बात करें I की एंड ओमेगा की, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एंड एंगुलर वेलोसिटी की, तो दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बेटा। तो इस रिलेशन से हमें पता चल जाएगा कि जो फैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा क्या होगा, इंक्रीज़। अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर एक फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है दूसरा भी क्या होएगा, इंक्रीज़ होएगा, ठीक है ना। तो ये बैले डांसर्स होती हैं जो अपने जो बैली के ऊपर मतलब पूरी बॉडी में जो बेल्ट्स को क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, ठीक है ना। तो उनकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज, जब वो आर्म्स को फोल्ड करती हैं,
ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपने देख लेनी है, इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का क्या मतलब है, सपोज कर लो हमारे पास सिलेंडर है, मैंने उसको इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से क्या करना है, रोल करवाना है, मीन्स उसको मैंने मूव करवाना है। तो जब वो उसकी मूवमेंट होगी तो सिर्फ वो रोलिंग रोटेशन में होगी, वो रोल करेगा बट स्लिप नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम सर्फेसेस ऐसे होते हैं कि उस पर क्या करेंगे, हम बॉडी को जब मतलब मूव करवाएंगे तो वो स्लिप कर जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले करना है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग हो रही है बट स्लिपिंग नहीं है, ठीक है ना, सिंपली रोटेशन है, ठीक है ना, बॉडी क्या रोटेट कर करके कर करके आ रही है वापस, ठीक है ना, ठीक है। तो व्हेन द बॉडी रोल्स ऑन द सरफेस सच दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी एंड सरफेस एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एज शोन इन फिगर दिस। तो फिगर है जो इसमें दी हुई है, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है ना। सपोज कर लो हमने किसी बॉडी को, बॉल की बात कर लो, हमने बॉल को क्या करना है, रोल करना है, ठीक है ना, हमें उसको मूव करवाना है बाय, क्योंकि वो मूव करेगी, ऐसे तो है नहीं कि विदाउट रोलिंग मूव करेगी, वो विदाउट स्लिपिंग मूव कर सकते हैं बट विदाउट रोलिंग बॉल मूव नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन द सर्फेस सच दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी एंड द सर्फेस एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द मोशन इज कॉल्ड द रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो क्या होगा, तो हम जो रोटेशन है बॉडी की, ठीक है ना, देखो जब मैंने इस तरफ को दोनों को क्या करना है, मूव करना है, जब ये मूव करेगी बॉडी तो वो किसके साथ मूव करेगी, विद एंगुलर वेलोसिटी, ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, ठीक है ना। तो उस हम मोशन को क्या बोलेंगे, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। द फॉलोइंग आर द पॉइंट शुड नोटेड इन केस ऑफ, तो जब हम इस मतलब बात करेंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की, तो हम कुछ पॉइंट्स को मान के चलेंगे, क्या कि फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन बट वर्क डन और dissipation of energy against friction is zero because there is no relative motion between the body and the surface at that point of contact। तो हमने इसमें क्या निगलेक्ट करके चलना है, फ्रिक्शन तो हम मान के चलेंगे कि फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए, बट जो वर्क डन हो रहा है और जो एनर्जी उसकी वेस्ट हो रही है, ठीक है, या डिसिपेट हो रही है, ठीक है, अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो हम निगलेक्ट करके चलेंगे या ज़ीरो मान के चलेंगे, क्योंकि जो रिलेटिव मोशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बिटवीन सरफेस एंड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की, हम उनका कोई रिलेटिव मोशन की बात नहीं कर रहे, हम सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंस देयर इज़ नो स्लिपिंग, तो अगर स्लिपिंग नहीं है तो स्लिपिंग नहीं है तो हमारे पास क्या होगी, सिंपल वेलोसिटी जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, आर ओमेगा के इक्वल होगी, ठीक है ना। द टोटल रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज गिवन बाय, तो बच्चे जो टोटल रोटेशनल एनर्जी थी, रोटेशनल किनेटिक एनर्जी थी, वो किसके इक्वल थी, जो हमने पीछे किया अभी, दैट इज़ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो उसमें हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका रोल प्ले करता है, एज अ मास, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दैट इज़ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हमने यहाँ पे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, इसमें से दोनों में से कौन सा वेक्टर कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लो, हाफ कॉमन निकलता है, हाफ कॉमन निकाल लिया, 1/2, तो हमारे पास क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन निकलता है, वो भी कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास आया हाफ ओमेगा स्क्वायर आई प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो हमें पता है एम आर स्क्वायर किसके इक्वल है, दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो इसको हम आई प्लस एम आर स्क्वायर को आई पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई पी की वैल्यू क्या है, आई प्लस एम आर square। The rolling motion of the body may be treated as the pure rotational motion about an axis through the point of contact with the same angular velocity omega। तो बच्चे हम जो हमारे पास कहते हैं, जो रोलिंग विदाउट हम स्लिपिंग पढ़ते हैं, उसमें जो हमारे पास बॉडी का मोशन आता है वो प्योर रोटेशनल मोशन आता है, ठीक है। तो उसमें हम किस रोटेशन की बात करते हैं, प्योर रोटेशनल, कि पूरा जो बॉडी क्या है पूरी क्या है, रोटेट कर रही है बट स्लिप नहीं कर रही, स्किड नहीं हो रही है वो, ठीक है, बट क्या कर रही है, प्योरली रोटेट कर रही है, ठीक है। इन केस ऑफ रोलिंग ऑफ रिजिड बॉडी ऑल द पॉइंट्स ऑन इट हैव सेम एंगुलर स्पीड बट डिफरेंट लीनियर स्पीड। ऑब्वियसली एंगुलर स्पीड सभी की सेम होगी बट लीनियर स्पीड सभी की क्या होगी, अलग होगी, ठीक है ना। The linear speed is maximum, that is 2v for the highest point q and minimum is equal to 0 for the lowest point p as shown in figure this।
तो बच्चे लीनियर वेलोसिटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, जो पॉइंट हाइट पे होगा मीन्स, ठीक है। जब देखो ये बॉडी यहाँ से यहाँ पर रोटेट करेगी तो मतलब जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी, दैट इज़ 2v हो जाएगी, ठीक है ना, अगर लीनियर की बात करें, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर आकर जो हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, लीनियर स्पीड जीरो हो जाएगी, और सेंटर में कितनी रहेगी v, क्योंकि सेंटर वाले पार्टिकल सेंटर में ही है, ठीक है ना। तो वो रोटेट करेंगे, बस अपनी पोजीशन की क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट बाकी जो मतलब बॉडी की जो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। तो बच्चे एक कंपैरिजन है लीनियर एंड रोटेटरी मोशन में, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था चैप्टर जब स्टार्ट किया था, कि एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे डोनेट करते हैं, एंगुलर के क्या को किसके साथ डोनेट करते हैं, दोनों में रिलेशंस क्या हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं, अगर नहीं कुछ समझ आए तो वो मुझसे पूछ लेना है, ठीक है ना। आगे है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। तो बच्चे जब भी हम न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं, हम न्यूटन लॉज को लीनियर मोशन में पढ़ते हैं ना, तो जब हम लीनियर मोशन में पढ़ते हैं वो चीज़ों को हमने रोटेशनल मोशन से कंपेयर कर लेना है सिंपली, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ क्या था, जो फर्स्ट लॉ था न्यूटन का, वो क्या था, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अनटिल अनलेस हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें, ठीक है ना। तो उसको हम अगर हम रोटेशनल मोशन की इन टर्म्स में बात करें तो क्या बन जाएगा, द रेट ऑफ rotation of a rigid body about a fixed axis remains constant until unless an external torque act upon it, ठीक है बेटा। कि जो हमारे पास रोटेशनल मोशन जो हो रहा है बॉडी का अबाउट अ फिक्स एक्सिस, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ऑब्वियसली, अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क मींस फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसमें क्या, उसमें क्या था लीनियर मोशन में, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम था वो मतलब बॉडी का, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अप्लाइड फोर्स के, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में मतलब फोर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इसमें किसके इक्वल हो जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज directly proportional to the applied external torque and take place in the direction of the applied torque obviously, ठीक है ना। तो हमने क्या है, जो टर्म्स हम लीनियर में बात करते हैं उसको हमने रोटेशन में बात करनी है, ठीक है। ऐसे हमारे पास थर्ड लॉ है, वन रिजिड बॉडी exert and torque upon another and equal opposite torque is exerted by it upon the former, ठीक है बेटा। हमने लीनियर में क्या पढ़ते थे कि अगर बॉडी की कोलिजन होती है, ड्यूरिंग कोलिजन जब एक बॉडी, ठीक है ना, ड्यूरिंग कोलिजन क्या है, जब कहते हैं एक बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है ना, जब हमारे पास जो एक बॉडी है जब वो कोलिजन होती है, दोनों क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या करती हैं, एक्ट करती हैं, ठीक है ना, ऐसे होता है ना, ठीक है ना। तो टॉर्क में भी क्या होगा कि जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर क्या करेगी, टॉर्क लगाएगी, तो दूसरी भी इसके ऊपर क्या उतनी ही टॉर्क लगाएगी, मीन्स जो टॉर्क होगी वो क्या होगी, दोनों में इक्वल एंड अपोजिट होगी, ठीक है बेटा।